शुक्रिया आप तकलीफ़ करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मुझे खुशी हुई आपको देखकर, आपको मिल के। तो मैं अभी सफ़ीर साहब से पूछ रहा था कि क्या वजह है कि वो उस जगह से शिफ्ट करके यहाँ आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। मुझे कोई जवाब सही मिल नहीं सका, लेकिन ये 1 घंटा आपने सफ़र किया वहाँ से यहाँ तक शहर से, आपके बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो जो मेरी गुफ्तगू है वो तो आपने जनरल असम्बली की जो मेरी तकरीर थी उसमें आपने सुन ली होगी। जो बातें करनी थी मैंने उसमें कह दी हैं। और कल न्यूयॉर्क में भी कुछ हमारी प्रेस टॉक हुई थी, मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई थी, तो उसमें भी कुछ बातें मैंने कह दी हैं। तो अब आपके पास कोई सवालात हों, अगर आपने सब चीज़ें सुनी हैं, सब बातें सुनी हैं, तो फिर मुमकिन आपके ज़हनों में कोई सवालात हों या कोई आप किसी चीज़ की वजाहत चाहते हो तो मैं हाज़िर हूँ। बिल्कुल सर नजर जावेद, दुनिया टीवी से। आपने जनरल असम्बली में जो खिताब किया उसके बाद खास तौर से हम देखते हैं कि इंडिया की तरफ से रवैया काफ़ी जरहाना हो गया है। उनके ये जंग के हवाले से बातें की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह का रवैया आलमी अमन के लिए किस तरह खतरनाक है? और ख़ास तौर पे जो आपकी स्पीच रही उसके बाद कश्मीरी बरादरी और ख़ास तौर पे कश्मीरियों में काफ़ी हौसला भी बढ़ा है। उस दो चीज़ें जो हैं ये इंटरनेशनली उसके इम्प्लीकेशन जो इंडिया कर रहा है उसके हवाले से काइंडली आप बताना चाहेंगे। मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। पाकिस्तान ने बहुत एक मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। जो जुल्म ढाया है निहत्ते कश्मीरियों पर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में, वो मेरा ख़्याल है कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया ने भी उसको देखा है। और जिस तरह से 108 बंदों को अब तक शहीद किया गया है, ये 108 की जो फिगर है ये कुछ 4-5 दिन पुरानी है। उसमें अगर कोई खुदा न खास्ता मज़ीद इजाफ़ा हुआ तो आपको बेहतर मालूम होगा। और फिर 150 के लगभग लोग हैं जिनको ब्लाइंड कर दिया गया है। और फिर कोई कुछ हज़ार हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बर्बरियत नहीं तो फिर क्या है। और उसकी बात तो वो करते नहीं हैं कि किस तरह से इतनी बर्बरियत और जुल्म जो है वो उठाया गया है। और उसका अब एक मंतक़ी नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये जो अगर वहाँ पे कश्मीर में जो हमला हुआ है जिसके नतीजे में वहाँ फ़ौजी जो है वो हिलाक हुए हैं, तो ये एक कश्मीरियों का भी एक रिएक्शन हो सकता है। तो एकदम जो है ना वो इल्ज़ाम धर देना 12 घंटों के अंदर अंदर कि इसका पाकिस्तान ज़िम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। और किसी तौर पे भी मैं ये समझता हूँ कि समझदार जो जहन है वो इस बात को कबूल ही नहीं करते कि उधर वाक़या हुआ है, उधर आप अपना इल्ज़ाम दे रहे हैं पाकिस्तान पे। भाई पहले इंक्वायरी तो होने दो, इन्वेस्टिगेशन कराओ और फिर उन चीज़ों की इंक्वायरी भी करवाओ कि जिससे 108 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। और फिर क्या वो उनके दिल ज़ख्मों से चूर नहीं है? उनके जो हैं वो लव्ड वंस जो हैं, जो उनके अपना जो करीबी अज़ीज़ रिश्तेदार, माँ बाप, बेटे, भाई बहनें जो हैं, उनके दिलों के अंदर इसका गम व गुस्सा नहीं है? तो ये तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले इस अपने इस किरदार की तरफ भी ज़रूर नज़र डालनी चाहिए। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, अहमद अली सैयद जी एयरबाई से हूँ मैं। आपकी जो तकरीर थी कश्मीर का जो आपने मौक़िफ़ वहाँ पे बयान किया उसकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। मगर एक चीज़ ये है कि आपकी तकरीर में इंडिया जो पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहा है और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान में उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनाए हैं उसका जिक्र इतना नहीं था जिसका मीडिया में भी कई जगह पे इसका नज़र आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या? ज़िक्र मौजूद है और उससे पहले भी ज़िक्र होता रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में जो एक फ़िक्स्ड एक वक्त होता है
टाइम होता है उसमें अब जितनी बातें कही जा सकती हैं उतनी ही कही जा सकती हैं, उससे ज़्यादा फिर करना मुनासिब नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ज़रूरी बातें हैं उसमें कह दी गई हैं, और पाकिस्तान ने यानी कि दुनिया वहाँ बैठी होती है, दुनिया के सरबराह बैठे होते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, सब ने उन बातों को सुना है और ये हर जहन में ये बात रजिस्टर हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल हर बात जो है वो वहाँ पर उनको पहुँचाएगी। और फिर बलूचिस्तान का तो एकदम कोई शोशा छोड़ा गया है जिसको कोई नहीं मानता, और ख़ुद भी अपना अमेरिका ने भी ये बात कुछ दिन पहले कही है कि हम इसके बारे में इसके बारे में हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। नसीम सिद्दीकी, एक्सप्रेस न्यूज़ है। सर, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के बादल मंडरा रहे हैं, उस वक्त ये जो रायविंड में धरना होने जा रहा है 30 सितंबर में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई हम तो अपना मुल्क और पाकिस्तान के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने के लिए फुर्सत ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो दिन है कि जब पूरी कौम को एक होकर इस सारे महाज पे खड़े होके मुल्क को मिल्लत के लिए काम करना चाहिए। और ये ऐसा कोई वक्त नहीं जिसको मैं समझता हूँ किसी और काम के लिए ज़ाया किया जाए। आप सारा मैनेज कराएं ना आप। सर, आप यहाँ कैंप के दौरान क्या बरतानिया को भी एतमाद में लेंगे भारत? मैं अभी तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मेरी प्राइम मिनिस्टर यूके से मुलाकात हुई है। उनके साथ बहुत तफसील के साथ सारी गुफ्तगू हुई है हमारी उनसे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुलाकात जो उनसे वहाँ पे हुई वो मैं तो उससे मुतमईन हूँ। जनाब गौरी साहब, थैंक यू सर। 2 छोटे-छोटे पॉइंट हैं जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं, उसमें लगता है कि भारत जो है वो इलाकाई जो दूसरे ममालिक हैं, छोटे ममालिक पर प्रेशर डाल रहा है कि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग है सार्क की इस्लामाबाद में, उसमें वो शिरकत ना करें। आप ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान खुद कोशिश कर रहा है सार्क को ख़त्म करने की? और सेकेंडली, ये जो हमने डिस्प्ले देखा है पाकिस्तान के अंदर, जो लोग उसको न्यूक्लियर ब्रेकमैनशिप कह रहे हैं कि जहाज़ उतर रहे हैं मोटरवेज पे, और जो है प्रेपरेट जो सारी तैयारी दिखाई गई है, ये ज़रूरी थी? मैं ये अभी इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। सार्क का आपने जो सवाल पूछा है, और मैं ये समझता हूँ कि सार्क जो बायलैटरल इश्यूज़ से ऊपर है, हट के है, उस पर बायलैटरल जो मामलात हैं वो डिस्कस नहीं होते, उसके परव्यू में नहीं आते। तो मेरे ये ख्याल है कि सार्क के हवाले से हम तो तैयारी कर रहे हैं, और नवंबर में सार्क की समिट होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं इंशाल्लाह उसमें वो आएंगे। हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आपने अक्सर ओवरसीज़ की वेलफेयर के लिए उनके मसाइल को ख़त्म करने के लिए फौरी एक्शन लेने की बात की है। मैं यहाँ से मस्जिद न्यूज़ अखबार पब्लिश कर रहा हूँ, तो मेरे मस्जिद न्यूज़ के ऑफिस के नेबर ने हमारे दरवाजे के आगे नाजायज़ दीवार खड़ी करके दरवाज़ा बंद कर दी है, और हाई कमीशन में कंप्लेंट दर्ज की थी, पूरा साल हो गया। आज ही जवाब मिला जी कि वो लाहौर से जो जवाब आया कि इस पर हम कोई तसल्ली बख्श अभी कानूनी एक्शन ले सकते हैं। कहाँ है आपका? लाहौर मस्जिद वज़ीर खां मेरे नेबर में है। पाकिस्तान क्लाथ मार्केट नाजायज़ प्लाजे कुमा कसाई वगैरह वो सारे बना रहे हैं। आप अपना आप मुझे अगर आप देंगे तो मैं इसके बारे में पता करूँगा। मेरा नाम शिराज खान है, मैं ब्यूरो चीफ हूँ सच टीवी यूके का, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो आपने कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ अख्तियार किया, बिला मुबालगा उसकी हर जगह पे ज़राई मिल रही है, और कश्मीरी जो ऑन ग्राउंड लड़ रहे हैं उनको भी बड़ा हौसला मिला है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक वक्त हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि कश्मीर के अंदर लाशें गिरें, वहाँ कर्फ्यू लगे, इंडिया ज़्यादती करे, और फिर हमारा जो सफारती अमल है, जो इंटरनेशनली जो हमारी डिप्लोमेसी है वो फंक्शन करना शुरू होती है? ये क्यों नहीं एक कंटिन्यूसली हम प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है। और जब भी हिंदुस्तान के साथ बातचीत के बारे में कोई गुफ्तगू होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान की यही
डिमांड होती है कि हम जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करेंगे और इस मसले को हल करने के लिए हमें बैठना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि इस मसले को हल किए बगैर इस खित्ते में दायमी अमन जो है वो कायम करना बड़ा मुश्किल है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपका जो गुफ्तगू है वो दुरुस्त नहीं है, ये हर वक्त रहती है, हमतन ये बात रहती है। मियां साहब, फारूक शाह, एक मिनट, फारूक शाह डान टीवी से। जी शाह साहब। मियां साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में एक शाइस्तगी की सियासत की बुनियाद रखी गई थी। इस वक्त धरने की आड़ में दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और PTI की तरफ से एक ऐसी कैफियत फैलाई जा रही है मीडिया में जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंतशार और कोई इनकलाब आने वाला है। तो क्या आप अपने वर्करों को या अपने कारकुनों को इस सिलसिले में कोई हदायत करेंगे, क्योंकि एक तरफ से लाठियां दिखाई जा रही हैं, दूसरी तरफ से बल्ले दिखाए जा रहे हैं, चूड़ियों के तोहफे भेजे जा रहे हैं। ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान में सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी सर धरने का प्रोग्राम बन जाता है और दूसरे लोगों के घर के सामने आपकी रिहाइश के गाह के बाहर जो है वो धरना दिया गया और मुजाहरा किया गया, फिर मुस्लिम लीग नून वाले उधर मुजाहरा करते हैं, तो पाकिस्तान बहुत बदनाम होता है इस वजह से। जो शाह साहब आप फरमा रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया है, उन्होंने कह दिया है, और हमारी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों को ये हदायत की गई है कि वो बिल्कुल जो है वो किसी धरने के रास्ते में ना आएँ और उससे मुकम्मल इज्तनाब करें। और पार्टी की तरफ से ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी वहाँ पे धरने में रुकावट डालने की कोशिश ना करे, और किसी को आमने सामने भी आने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो बिल्कुल ये वाज़ेह पैगाम दिया है अपने कारकुनों को, और इंशाल्लाह हमारे कारकुन जो हैं वो पार्टी क़यादत की हदायत पे 100% अमल करते हैं। जी वज़ीर आज़म साहब, वजाहत अली खान फ्रॉम रोज़ाना खबरें। अब जिस तरह के पाकिस्तान को बाज़ बैरूनी ताक़तों से ख़तरात हैं, इस तरह अंदरूनी तौर पे भी कुछ ख़तरात हैं। हाल ही में अल्ताफ़ हुसैन को स्टेट के बाज़ अदारों ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो गद्दार हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हैं। मेरा ख्याल अगर आज की गुफ्तगू मेरे UNO और बाकी मामलात पे ही अगर मरकूज़ रखी जाए तो ज़्यादा मुनासिब। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकातें हुई थी बरतानी वज़ीर आज़म से, UN के जनरल सेक्रेटरी से, उस बारे में बताइए। आपकी जो मुलाकातें कौसर काज़मी समय टीवी से बहुत मुबारक के मुस्तहिक़ हैं आप कि जो तकरीर आपने की यूनाइटेड स्टेट में, माशाल्लाह वो काबिल तहसीन है। साथ आपको एक और मुबारकबाद देना चाहूँगा आज कि जो आर्मी चीफ हैं बरतानिया के, उन्होंने समा से बात करते हुए पाकिस्तान आर्मी की और हमारे आर्मी चीफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, और तारीफ़ की है कि जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जंग की है वो काबिल तारीफ़ है। क्या इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रख के मुस्तकबिल में क्या हम ये सोच सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर की मुद्दत मुलाजमत को तोसी दी जा सके? कोई और सवाल? लोधी साहब। प्राइम मिनिस्टर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये है कि एक आपके जो हाई कमिश्नर हैं यहाँ पे UK में, कैरियर डिप्लोमेट हैं, इनके आने से बहुत सारी तब्दीली आई है, वी अप्रिशिएट दिस। हर लिहाज से तब्दीली आई है, ठीक काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप इंडिया की जो लॉबी है बड़ी सरगर्म है यहाँ पे मीडिया में, उसके लिए थोड़ा सा इनको मुतहरिक कीजिए हमारे मीडिया सेक्शन को यहाँ पे, और ना सिर्फ यहाँ UK में बल्कि दूसरे कंट्री में। बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है कि आपने इनके बारे में अच्छे अल्फाज कहे हैं, और मुझे इसकी बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी जो है सिर्फ इन्हीं की नहीं है, इन्हीं की नहीं होनी चाहिए, आप सबकी है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बल्कि आपकी ज़्यादा है। मीडिया के अंदर मुतहर्रिक होना और इसमें इस सारे मामले को हरकत में लेके आना, ये यकीनन आप बेहतर तौर पे इसको अंजाम दे सकते हैं। इसमें सफ़ीर साहब की तरफ से कोई मदद दरकार हो तो वो हर तरह से हाज़िर हैं, और मैं इनको बल्कि ये कहूँगा कि आप आपसे मुलाकात करें, बैठें, तबादला ख्याल करें
कि इस सिलसिले में क्या कुछ करना चाहिए, क्या इक़दामात लेने चाहिए। और ये मीटिंग सफ़ीर साहब आपसे अगले 3-4 दिनों में कर लेंगे। ये मीटिंग पूछेंगे आपसे, आपकी राय लेंगे, मशवरा करेंगे आपसे कि जनाब आप बताइए कि हम अपना मीडिया में सारी चीज़ को उजागर करने के लिए और बेहतर तौर पे प्रेजेंट करने के लिए क्या हिकमत अमली हमारी होनी चाहिए। आप अच्छी राय दें और इंशाअल्लाह उस पर हम इनकी तरफ से और फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी जो जितने भी हमारे मुल्क से बाहर जो हमारे मिशंस हैं, हमने ये टास्क उनको दिया है। मोबिन साहब, भैया साहब, मेरा ताल्लुक एक ऐसे रोज़नामा से है जो यहाँ बरतानिया में कश्मीरियों का एक नुमाइंदा अखबार समझा जाता है। फीडबैक आपके यूएनओ के दौरे का बहुत अच्छा आया, जिस पर आपका शुक्रिया तो बहरहाल बनता है। मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपका मरकज़ में इक़्तिदार आए तकरीबन 4 साल हो गए। अब अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद कश्मीर में भी सुरखरुई दी, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए मुस्तक़बिल में आप कौन से अच्छे ऐसे इक़दाम करना चाहते हैं कि जिनके लिए इनकी टाइज़ अपने होमलैंड से मज़ीद मजबूत हो सके। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त बजट है तरक्याती, उसको हम और बढ़ा रहे हैं। उस बजट के अलावा ऐसे मंसूबे हैं जिसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट उनकी भरपूर इंशाअल्लाह मदद करेगी। सबसे ज़्यादा जो तवज्जो के लायक है आज़ाद कश्मीर में जो मामलात, वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, और जो सड़कें ऑलरेडी बनी हुई हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। उनको दुरुस्त करना, उनको ठीक करना, बहाल करना, फिर नई सड़कों को बनाना, ये है। और फिर हेल्थ केयर, यानी वहाँ हस्पताल बहुत दूर हैं। लोगों को गांव से अपना चारपाइयों पर लोग लिटा के बीमारों को लेके आते हैं, नीचे बसों में आके बैठते हैं। उसके बाद फिर वो दूसरे किसी बड़े मुजफ्फराबाद शहर तक जाते हैं या मुजफ्फराबाद की बजाय इस्लामाबाद जाते हैं इलाज मुआवजे के लिए। तो बहुत सारे लोगों को उसमें बड़ी तकलीफ़ होती है, कई जानें भी ज़ाया हो जाती हैं इतने सफ़र में। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में हर चप्पे चप्पे पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। और फिर आज़ाद कश्मीर माशाल्लाह वैसे भी उसकी जो तालीम, शरअ तालीम जो है वो पाकिस्तान की शरअ तालीम से बेहतर है। तो लेकिन हम बच्चियों के स्कूलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने का इरादा रखते हैं, लड़कियों के स्कूलों की तरफ। और फिर आज़ाद कश्मीर में हम इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटियाँ भी बनाने का इरादा रखते हैं। और ये काम हम मेरे पूरे एजेंडे में है, जिसको आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनने के बाद हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। और मेरा इरादा है इंशाअल्लाह अगले कुछ हफ्तों में मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद जाऊंगा, एक दिन पूरा वहाँ पे सर्व करूँगा। पूरे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर हम एक जो है प्रोग्राम के ऊपर हम वहाँ पे बहस करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे। बड़े बड़े जो मंसूबे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर भी इंशाअल्लाह हम फैसले करेंगे और इसको फिर हम लॉन्च करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हजूर ये हमारा माशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में अगर अल्लाह ताला के फजलो करम से जो आवाम ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरा करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये सब सीपैक का मंसूबा पाकिस्तान की तरीक़ का सबसे बड़ा एक जो है मंसूबा चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर जो ब्लॉक बना रहा है, ये इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए है? क्योंकि इस वक्त जो है वो इंडियन फोर्सेस भी जो बॉर्डर के ऊपर आ रही हैं, जो ये जो कश्मीर में वाक़या हुआ, क्या आप समझते हैं इसी बात का तसलसल है कि इस मंसूबे को नाकाम बनाना चाहते हैं इंडिया? अल्लाह ताला सीपैक को नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बलूचिस्तान भी एक मरकज़ है सीपैक के मंसूबों का, तो वो खटकता है जो इस तरह के अज़ाइम रखने वाले लोगों के दिलों में बलूचिस्तान की तरक्की खटकती है। बलूचिस्तान में माशाल्लाह सड़कों का एक जाल बिछ रहा है,
गवादर एयरपोर्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बन रहा है, बिजली के मंसूबे वहाँ पे लग रहे हैं और साफ़ पीने का पानी वहाँ पे इंशाल्लाह आ रहा है। बेहतरीन एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट वहाँ पे बन रही है और यूनिवर्सिटी वहाँ पे बन रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो तरक्याती जो मंसूबे हैं, कभी बलूचिस्तान के अंदर जो काम करने वाले हैं, माजी में जो चंद साल पहले तक किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, जो आज हुकूमत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और चप्पे चप्पे पे सड़कें बनने, गवादर को हम इंशाल्लाह कुंजराब के साथ मिलाने का हमारा प्रोग्राम और एजेंडा है और फिर बलूचिस्तान को हम सेंट्रल एशिया के साथ मिलाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मंसूबे यकीनन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अज़ाइम रखते हैं लोग, उनको नहीं भाते और उनको ये हज़म नहीं होते। बहरहाल इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को सी पैक को नज़र बद से बचाए। थैंक यू वेरी मच। जरदारी साहब से मिलने का कुछ इरादा है इस तनाज़ुर में कि पीपल्स पार्टी के दो धड़े, एक मुस्लिम लीग के खिलाफ है और एक आपके हक में बयान देता है, तो आप क्या समझते हैं इस तनाज़ुर में जरदारी साहब से मिलने का कोई इरादा है, चूँकि आजकल वो यहीं पे? थैंक यू वेरी मच। मैं हम देखें मुलाकात तो हमारी जो आपस में जो सियासी पार्टियां हैं, तबादला ख्याल होता रहना चाहिए, उसमें क्या बुराई है, होता रहना चाहिए और इंशाल्लाह होता रहेगा। हम एक अच्छी जमहूरी रवायात के अलमबरदार हैं। जरदारी साहब इज़्ज़त के साथ रुखसत हुए, हमें खुशी है इस बात की। उनकी गवर्नमेंट जब थी तो हमने कोई ऐसी एफर्ट नहीं की कि हम गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, और आज भी इंशाल्लाह हम एक सबको साथ लेके चलने के कायल हैं। सर मेरा भी था, मेरा भी गिरा स्टॉप यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक मच्छर नहीं गए थे, चलो चलो वेरी गुड।